नमस्कार, मैं धनंजय कुमार। शाम की चौपाल में हम हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे राज्यपालों की भूमिका पर। हालांकि राज्यपाल को लेकर के हमेशा विवाद रहा, 356 लगाने की बात हुई, ऐसा हमेशा कहा जाता रहा कि राज्यपाल जो है राज्य सरकारों के कामकाज में दखल दे रहे हैं और केंद्र सरकार के इशारे पर जो केंद्र सरकार के अतिरिक्त जो पार्टी केंद्र में है उसके अपोजिट पार्टी अगर राज्य सरकार के तौर पे है तो उसको राज्यपाल डिस्टर्ब करते हैं। अभी नया सिलसिला ये शुरू हो गया है कि राज्यपाल जो है विधेयक को रोक लेते हैं। जो विधेयक पास हो चुका होता है सदन में, विधानसभा में, विधान परिषद में, उन विधेयकों को राज्यपाल रोक लेते हैं और फिर उस पर रोक लेते हैं। उस पर कोई ये भी नहीं कहते कि हम नहीं पास करेंगे, उसको रोक करके पेंडिंग में डाल देते हैं। और इस बात को लेकर के वो पंजाब सरकार है, वो केरल सरकार है, वो तमिलनाडु सरकार है, कई सरकारों ने आपत्ति की है और लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। और सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ तक बयान देना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आग से खेल रहे हैं। अभी मैं आपको बतलाऊं कि शीर्ष कोर्ट ने पंजाब और तमिलनाडु गवर्नर से कहा कि आप आग से खेल रहे हैं। लोकतंत्र सही मायने में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के हाथों से चलता है। विधानसभा में पास बिल अपने पास न रोकें। और तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राज्य सरकार और राज्यपाल में डेडलॉक बना हुआ है तो यह चिंता का विषय है। राज्य में जो भी घटनाक्रम चल रहा है उससे हम खुश नहीं हैं। हमारे साथ बात करने के लिए है राज्यपालों की भूमिका को लेकर के और ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या राजनीति है, जगदीश्वर चतुर्वेदी सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। लगातार ये आ रही है खबरें हर जगह से। महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र में जो है मनोनीत किया जाना था विधान परिषद के सदस्यों को, उसको लटका दिया राज्यपाल ने। नतीजा हुआ कि जब सरकार से लोग हटे और शिंदे अलग हुए तो वो चूंकि उनके पास वो सारी चीजें नहीं थी तो वो नहीं कर पाए। फिर राज्यपाल की भूमिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को लेकर के भी कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने जो किया नैतिक नहीं था, वो नहीं सही काम किया। अब अभी कल ही की बात है कि जो है केरल के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनको लेकर के भी टिप्पणी की है कि आप सही काम नहीं कर रहे हैं। तमिलनाडु के गवर्नर को लेकर के कहा है। और हम सबको पता है कि धनखड़ साहब जब आप जो उपराष्ट्रपति हैं, जब वहाँ के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तो ममता बनर्जी के साथ किस तरह से उनकी ठनी रहती थी और लगता था कि एक पैरेलल एक राज्य सरकार जो जनता से चुन के आई है और एक सरकार जो ऊपर से आई है, वो दोनों काम कर रहे हैं। तो ये टकराव वाली स्थिति क्यों आती है? संविधान में तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, फिर ये टकराव क्यों? असल में हकीकत यह है कि जो राज्य सरकारें हैं उनकी म्युनिसिपैलिटी से भी बदतर हालत है, जो फेडरल स्ट्रक्चर में होना नहीं चाहिए था। फेडरल स्ट्रक्चर में ये था कि हमारा अगर संघ राज्य है तो संघ राज्य में राज्यों को भी शक्तिशाली होना चाहिए और केंद्र को भी होना चाहिए, लेकिन निरंतर ये प्रवृत्ति रही है केंद्र शक्तिशाली रहे और राज्य कमजोर रहे। और इसने क्या किया कि आज इस स्टेज तक पहुंचा दिया है राज्यों को कि वो एक तरह से पुरानी जमींदारी प्रथा थी ना, कि दिल्ली में एक राजा है और बाकी सब जमींदार हैं, और वे जमींदार जो है वो छोटे इलाकों में, गाँव में अपने 10, 20, 25 गाँव जो जमींदार के इलाके में आते थे उससे टैक्स वसूली कर सकते हैं और एक छोटा सा हिस्सा अपने पास रखेंगे, बाकी राजा के पास भेजेंगे वगैरह वगैरह, या वो उन्हें दान में मिल जाते थे गांव कि आप इनसे अपना काम चलाइए। ये जो जमींदारी प्रथा की तरह पूरे के पूरे डेमोक्रेसी को, फेडरल स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर देना, ये अपने आप में चिंता की चीज है और ये इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग। ये एक दिन में नहीं पैदा हुई ये चीज। अगर मुझसे पूछे तो जब इलेक्टेड गवर्नमेंट है राज्य की और इलेक्टेड गवर्नमेंट है सेंटर में, तो राज्यपाल की जरूरत क्या है? कायदे से राज्यपाल का पद नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल जो है वो केंद्र के औजार की तरह काम करता है और वहां जो बहुत सारी लाइनें लिखी हुई हैं उसका वो दुरुपयोग करता है। जनता के प्रति जवाबदेह राज्य सरकार, न कि राज्यपाल। लेकिन मुसीबत यह है कि जब कोई चीज पास होगी तो वो बिना राज्यपाल की सहमति के वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। और अब दिक्कत आ रही है, जबकि ये दिक्कत पहले भी थी लेकिन कम थी। पहले ये था कि थोड़ा बहुत विवाद होता था तो वो ले दे के कोई ना कोई रास्ता निकल आता था और मामला शांत हो जाता था, फिर नहीं होता था। लेकिन
जब से नरेंद्र मोदी सरकार में आए हैं तब से उन्होंने, जहां उनकी सरकार नहीं बनी वहां उन्होंने राज्यपाल को केंद्र सरकार के वफादार सैनिक की तरह इस्तेमाल किया है, और ये सबसे चिंता की चीज है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो एटीट्यूड रहा है पिछले 10 साल में खासतौर पर, और अभी जो है जिसका कि आपने जिक्र किया है, वो एटीट्यूड जो है वो संतोषजनक नहीं है। संतोषजनक इस अर्थ में नहीं है क्योंकि एक एक ग्रांड डिजाइन चल रहा है, उस ग्रांड डिजाइन के तहत ही राज्यपाल की भूमिका को देखा जाना चाहिए। ग्रांड डिजाइन यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है, उनको हम नहीं मानेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है, उनके जो रिकमेंडेशंस हैं उनको अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर मनमानी होगी। वो जैसा कि अगर मुझसे पूछा तो आज की डेट में ये जो कॉलेजियम की रिकमेंडेशंस के साथ में जिस तरह का दुर्व्यवहार केंद्र कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट तो उसे नहीं रोक पा रहा है। क्यों नहीं रोक पा रहा है? कम से कम इस बात पर तो एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होना चाहिए। चीफ जस्टिस का दो टूक निर्णय आना चाहिए कि कॉलेजियम की रिकमेंडेशंस एट एनी कॉस्ट इंप्लीमेंट होंगी, हूबहू, कोई रद्द-बदल नहीं होगी उसमें। लेकिन हो यह रहा है कि आपके सामने आपके चुने जा रहे हैं प्रतिनिधि, कुछ छोड़े जा रहे हैं, जो कि लगातार खबरें आ रही हैं। तो ये जो एक ग्रांड डिजाइन है, इस ग्रांड डिजाइन को समझने की जरूरत है। ये जो छोटी छोटी चीजें जो हमारे जज महाशय कर रहे हैं, मैं बहुत ही विनम्रता से और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि ये उनके संवैधानिक व्यवहार के अनुरूप नहीं है। जजों की भूमिका यह होनी चाहिए कि अगर कहीं कोई भी अधिकारी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, वह अगर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है और उसकी शिकायत जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में आती है तो इस पर सीधे एक्शन होना चाहिए। लेकिन हमारे यहां सीधे एक्शन नहीं हो रहा है। हमारे हो ये रहा है कि आनाकानी की जा रही है। दिल्ली के संदर्भ में ये चीज देखी गई, दिल्ली में जब ऑफिसर्स की नियुक्ति के संदर्भ में जब एक बड़ा वाइटल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया तो एकदम 3 दिन नहीं बीते कि केंद्र ने सीधे ऑर्डिनेंस निकाल दिया। अब कोई सुप्रीम कोर्ट के पास में कोई उत्तर नहीं था। चुनाव आयोग के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया उसका जस्ट रिवर्स करके उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाल दिया। सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की भूमिका यही है कि वो सिर्फ देखता रहे और सिर्फ बीच बीच में हल्की फुल्की ऐसी टिप्पणी करता रहे जो मीडिया वाइट बनती रहे? सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणियां मीडिया वाइट्स बन रहे हैं, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज संवैधानिक जो भूमिकाएं हैं, संविधान में उल्लिखित जो विभिन्न पदों पर लोग हैं, उनकी जो संवैधानिक भूमिकाएं, उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो संवैधानिक निर्णय उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस पूरे प्रसंग में अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखें तो आप ये पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट एकदम इनएक्टिव है, प्रैक्टिकली इनएक्टिव है। महाराष्ट्र का केस टिपिकल केस है। लगातार बोलने के बावजूद जिन विधायकों के दल बदल के बारे में निर्णय होना चाहिए वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं करा पाए। वो इसे कहते हैं बहानेबाजी के जरिए फासिज्म। हमारे यहाँ जो डिक्टेटरशिप है वो डिक्टेटरशिप विद इन डेमोक्रेसी है। वो बहाना कर रहे हैं। क्या बहाना कर रहे हैं? जी इलेक्शन चल रहे हैं इसलिए वो बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं। अरे इलेक्शन चल रहे हैं इसकी वजह से वो कॉलेजियम की रिकमेंडेशंस पर निर्णय नहीं हो पा रहे, ये किसने कहा? क्या सारी कैबिनेट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रही है? सुप्रीम कोर्ट पलट के ये हार्श डिसीजन क्यों नहीं लेता? एक दो दिन नहीं, ये पिछले कई महीने से लगातार ये चीज देखी गई है। सेकेंड चीज जो कि बहुत ही चिंता की चीज है मेरे लिए वो ये कि ये जो अभी जो बिलों के संदर्भ में, अब अगर आप उसकी जो प्रोसीडिंग अखबार में छपी है अगर आप उसे पढ़ें, क्या वहां जो अटॉर्नी जनरल वो ये नहीं कह रहे कि हम नहीं मानेंगे, वो ये कह रहे हैं जी अब वो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, एक डेट और दे दीजिए। ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? सवाल ये है कि इस चीज को जब तक आप पिन पॉइंट नहीं करेंगे कि हो क्या रहा है, ये बहाने के आड़ में कहीं इलेक्शन का बहाना, कहीं व्यस्तता का बहाना, कहीं कोई और बहाना, ये बहाने की आड़ में जो डिक्टेटरशिप है ये एक नया फिनोमेना है। मैं जो पहली चीज जो आपसे कहना चाहता हूं
और इसके जरिए हो ये रहा है कि विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं को, विभिन्न संवैधानिक पदों को और विभिन्न संवैधानिक मान्यताओं और नियमों को एकदम रोज कुचला जा रहा है। कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं है। आप याद कीजिए, एनटीआर की गवर्नमेंट बर्खास्त की थी इलीगली, सारे देश में तूफान खड़ा हो गया था। आज स्थिति है कि सारे जो गैर भाजपाई राज्य सरकार है उनको एकदम पंगु करके रख दिया है केंद्र सरकार ने। कहीं कोई रैली नहीं, जुलूस नहीं, कन्वेंशन नहीं। अरे नेताओं के तो कन्वेंशन हो सकते हैं। ये जो लोगों ने ये तय कर रखा है कि नहीं, हम सिर्फ लीगली रिजॉल्व, लीगली आप डिक्टेटरशिप से फाइट नहीं कर सकते। आप जब तक जनता में नहीं उतरेंगे, आप पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे, आप फाइट नहीं कर सकते। एक अन्य चीज जो कि बहुत ही इस पूरे प्रसंग में उभर के आई, और ये कह के मैं फिलहाल बात रोक दूंगा, वो ये कि जो असल चीज है वो ये कि ये केरल, बंगाल, पंजाब और तमिलनाडु, देखिए एक बेसिक प्रश्न है। और अब विनोद जी आ गए हैं तो वो तो देखिए लॉ के मास्टर है, हम लॉ के प्रोफेसर नहीं है। हमारी तो स्थिति ये क्या है कि वो लेमन वाली है कि हम जैसे अखबार में पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते हैं। ये संविधान किसके लिए है? प्रधानमंत्री के लिए है, राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए है? जी नहीं। उसकी आमुख में शुरुआत में ही ये बात कही गई है, वी द पीपुल, जनता की सेवा के लिए संविधान है और संवैधानिक पद हैं। राज्यपाल हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, वे ये चीज भूल जाते हैं, और जो लोग हम लोग डिबेट करते हैं वो चीज भूल जाते हैं कि संविधान की भूमिका क्या है। सवाल यह कि क्या हमारे जो ये विभिन्न संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वे क्या संविधान में उल्लिखित ये जो वी द पीपुल, इस लक्ष्य के को केंद्र में रख के, आपके दिमाग में तो नरेंद्र मोदी होते हैं, आपके दिमाग में केरल का मुख्यमंत्री होता है, केरल का गवर्नर होता है। जी नहीं, मुझे सुप्रीम कोर्ट से यह जानना है कि संवैधानिक तौर पर ये जो तमाम किस्म की जो भूमिका और संविधान की इन जनरल जो भूमिका है, क्या वी द पीपुल की जगह हम ये बदल सकते हैं? इसकी भूमिका को नहीं बदल सकते। तो डिबेट किस बात पर हो रही है? सुप्रीम कोर्ट में सवाल किस बात पर खड़े? बार बार कोई, जितने भी अभी सवाल आ रहे हैं उसमें यह नहीं कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो ब्रेक किए जा रहे हैं। वो ये नहीं कह रहा है, वो सिर्फ कह रहा है अच्छा एक डेट अच्छा ले लीजिए, एक डेट अच्छा ले लीजिए। ये हो क्या रहा है? ये डेट ले लीजिए, कोई ना कोई बहाना आता है, डेट दे दी जाती है, और इसके बाद में वो इंतजार कर रहे हैं जज चले जाएं या कोई निर्णय पेंडिंग कर दिया जाए। ये जो हर चीज को पोस्टपोन करना और बहाने के अंदाज में हर चीज को, खासतौर पर डिक्टेटरशिप की गतिविधियों को बनाए रखना, ये एक नया फिनोमेना है। और इस नए फिनोमेना के प्रसंग में मेरा सिर्फ कहना यह है कि इसमें जो चीज दांव पर लगी हुई है वो क्या है? पहली चीज दांव पर लगी हुई है, जो राज्य सरकारें हैं वो हमारी राजनीतिक संप्रभुता को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारे देश की अंदर जो राज्य सरकारों को, जो राजनीतिक, जो फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र राज्य संबंधों में राजनीतिक संप्रभुता एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो कि दांव पर लगी हुई है। दूसरी चीज जो दांव पर लगी हुई है इस पूरे इसमें, वो एक अदालत की संप्रभुता। अदालत की नहीं मान रहे, वो केंद्र में जो बैठे हुए लोग हैं वो अदालत की नहीं मान रहे। तो अब राजनीतिक संप्रभुता भी दांव पर लगी हुई है और अदालत की संप्रभुता भी, यानी न्याय की संप्रभुता भी दांव पर लगी हुई है। तो ऐसे स्थिति में आप फेडरल स्ट्रक्चर को या इस कॉन्स्टिट्यूशन को या केंद्र राज्य संबंधों को आप बचाएंगे कैसे? बेसिक प्रश्न पर जब तक आप नहीं आएंगे, ये टहनियों में पानी दिया जा रहा है। अभी मान लो उन्होंने बिल पास कर दिए, बिल पर साइन कर दिए, संकट खत्म हो गया? जी नहीं, गहरी जगह है जहां पर हाथ रखने की जरूरत है। पहली चीज ये कह के यहां रोक रहा हूं मैं फिलहाल। नरेंद्र मोदी के आने के बाद नया फिनोमेना देखा गया कि राज्यपालों की नियुक्ति के लिए पहले एक पैनल तैयार करते थे लोग केंद्र में, और वे राज्य सरकारों से सलाह मशवरा करके नाम रिकमेंड करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे किसी से सलाह मशवरा करना जरूरी नहीं समझा, अब वो सीधे नाम डिक्लेयर करवाते हैं। मजाल है कहीं से कोई राज्य सरकार प्रोटेस्ट करे? किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप याद कीजिए, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर और उसके पहले लगातार इस बात पर बहस होती रही है
कि कौन राज्यपाल होगा, ये राज्य सरकार से डिस्कस किया जाना चाहिए और इसका प्रोविजन है। केंद्र राज्य संबंधों पर जो सरकारिया कमीशन बना था, उस सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशंस में भी ये चीज है। मैं क्यों ये चीज कह रहा हूं कि पहली ही जो सीढ़ी थी कंसल्टेशन की राज्यपाल के नाम के लिए, आपने उस पर सवाल ही नहीं खड़ा किया, आपने पूछा ही नहीं, आपसे पूछा ही नहीं गया, आपने इस बात को इशू ही नहीं बनाया। तो आप इस जो राजनीतिक संप्रभुता जो आपको इलेक्टेड गवर्नमेंट के नाते मिली हुई है, और इसको आप बचाएंगे कैसे? ये जो टुकड़ों में, जानते हैं, डेमोक्रेसी नहीं बच सकती। टुकड़ों में डेमोक्रेसी के दिन लद गए बचाने के। ये जो अभी खतरा है वो सामने ये है कि अब उन्होंने पूरे के पूरे संविधान के रहते हुए संवैधानिक संस्थाओं को पंक्चर कर दिया, और एक तरह से पुरानी जो जमींदारी प्रथा थी, जमींदारी संस्कृति थी, उस जमींदारी प्रथा को नए सिरे से पुनर्जीवित कर दिया है कि दिल्ली में एक राजा रहता है और तुम सब लोग जमींदार हो और जमींदार की तरह काम करो। एक जमाने में जब ये केंद्र राज्य संबंधों की डिबेट शुरू हुई थी तो ज्योति बाबू ने एक बात कही थी, वो बात मुझे बार बार याद आती है, मैं भूलता नहीं हूँ उसे। ज्योति बाबू ने कहा था कि हमारी जो राज्य सरकार है, ज्योति बाबू से ताकतवर पॉपुलर मुख्यमंत्री कोई नहीं था हिंदुस्तान में, वो कहते हैं हमारी राज्य सरकार की हालत जो है वो म्युनिसिपैलिटी से भी बदतर है। आज ये चीज एकदम ठोस रूप में हम सब फील कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही जी। हमारे साथ विजय वर्मा जी जुड़ गए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो राजनीतिक विज्ञान के, और लॉ भी बेहतर जानते हैं, पढ़ाई की है उन्होंने। तो मैं उनके पास आता हूँ। विजय भाई, ये बतलाइए कि राज्यपाल एक होता है, राज्य सरकार है जो चुनी हुई, जनता की चुनी हुई सरकार, जनता चुनती है, और ये जनतंत्र हमारा जो है जनता की चुनी हुई सरकारों के लिए। इसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री दो अलग अलग सत्ता है क्या? धनंजय जी, सबसे पहले तो माफी चाहूंगा, मुझे कनेक्ट होने में देर लगा, और सर को नमस्कार कर रहा हूं। नमस्कार सर। तो मैं आपको सुन भी ठीक से नहीं पाया, वो कुछ पता नहीं कनेक्टिविटी में कुछ इश्यू है, तो मैं अब अपने मोबाइल से कनेक्टेड हुआ हूं, लैपटॉप बगल में पड़ा हुआ है। आपने एक सवाल किया जो बड़ा आसान सा सवाल लगता है, लेकिन जवाब इसका आसान नहीं हो सकता है कि क्या एक चुनी हुई सरकार है और एक गवर्नर नाम का व्यक्ति होता है जिसको सेंटर भेजती है। चतुर्वेदी सर बोल रहे थे ये नए जमींदार हैं, है ना, उसी टाइप के सोच के साथ ही आते हैं, है ना। देखिए, इस कंट्रोवर्सी को समझने के लिए आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स में घुसने पड़ेंगे। आप जो सवाल कर रहे हो लीगल सवाल है, लेकिन सवाल सिर्फ लीगल नहीं है। लीगली तो बड़ा सिंपल है ना, ठीक है। आर्टिकल 163 साफ साफ कहता है कि भाई इनके पावर बड़े लिमिटेड हैं, है ना। गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जो पावर एक्सरसाइज करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है स्टेट सरकार की, उसकी एड एंड एडवाइस से काम करेगा। ये तो लीगल पोजीशन है। लेकिन ऐसा इतना सिंपल मामला ना आज है और ना पहले था। हाँ, इस पे मैं एग्री कर सकता हूँ कि आज ये चीजें जो है बिल्कुल ओपनली, बहुत नंगे तरीके से दिख रही है। ये समस्या पहले भी रही है। एसआर मुंबई का, है ना, कर्नाटका वाला जो केस था, इसलिए ये बात बैठी थी, है ना। वो कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में मुंबई साहब केस हारे, सुप्रीम कोर्ट में गया, 9 बेंच के, जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला था, वो आज का नहीं है ना। सरकारिया कमीशन आज नहीं बैठी है। तो ये टसल जो है, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली तो हम एक फेडरल स्ट्रक्चर हैं ही। कॉन्स्टिट्यूशन जितना अच्छा हो सकता है इस धरती पे, उतना अच्छा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं लॉ के स्टूडेंट की हैसियत से ये कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप बहुत सत्ता की सनक रखते हैं, पावर लोलुपता रखते हैं, आप किसी के डिक्टेशन पे चलते हैं, आपको ये पता है कि हाँ में हाँ मिलाने से हमको फायदे होते हैं, तो फिर चीजें, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा अपने आप थोड़ी। मुझे एक चुटकुला याद आ रहा है कि एक हरियाणा के बस में एक लेडी जब इंटर की तो उसने देखा कि लेडी सीट पे जो है ताऊ बैठे हुए हैं,
तो उसने कहा कि ताऊ ये लेडी सीट है, आप उठ जाइए। तो ताऊ ने कहा कहाँ लेडी लिखा हुआ है? तो उसने कहा ऊपर लिखा हुआ है, देखो आपके ऊपर लिखा हुआ है, इसको पढ़ो। तो उसने कहा ऊपर जाके बैठ जा। प्रॉब्लम जो है वो थियरी एंड एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है ना। तो एग्जीक्यूशन जब बातें आती है तो फिर उसमें सारा घालमेल जो है वो लॉ का इशू नहीं रहता है, वो समाज शास्त्र का इशू हो जाता है, वो एक्टिव राजनीति का इशू हो जाता है, वो ईगो क्लैश का इशू हो जाता है, पावर टसल का इशू हो जाता है ना। और फिर ये दिक्कत होती है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत साफ है कि इंडिया का जो क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें जो हमारा संविधान है यूनिटरी की तरफ टिल्ट है, पहली बात। ठीक है, आर्टिकल 153 एंड 54 के हिसाब से तय है कि आप एग्जीक्यूटिव हेड होंगे। राष्ट्रपति आपको भेजते हैं ये देखने के लिए कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग है स्टेट का वो ठीक है। ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, लेकिन इतना इसमें गड़बड़ हुए हैं और हजारों एग्जाम्पल पड़े हैं। मतलब सबसे ज्यादा अगर 356 का मिसयूज हुआ है, जिसको आप स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, या जिसको इस आधार पे लगाया जाता है कि ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तो मैं अगर ये कहने की हिम्मत करूं तो आप इसे गलत अन्यथा ना लें कि एसआर मुंबई के पहले जो केस होते थे वो तो भाई सेंटर में जिसको मन किया उसने तुरंत जो है जो लगाना लगा लो। मुझे याद भी, आज भी याद है, बिहार में ही जब रबड़ी की सरकार थी, रबड़ी देवी की, और एक पैर से जिनको प्रॉब्लम था, पता नहीं सुंदरलाल कुछ नाम था, सुंदरलाल भंडारी, भंडारी, जिस तरह से उन्होंने उसको डिसमिस किया और फिर ये हुआ। लेकिन वो तो एसआर मुंबई केस में बच गए, क्योंकि उसमें है कि आपको पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास कराना पड़ेगा। उसमें वाजपेयी जी की सरकार थी तो फजीयत होने वाली थी, तो उन्होंने नौबत आई कि उन्होंने फिर, अच्छा मजेदार चीज यह है कि गवर्नर ही ओथ दिलाता है स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है, तो फिर से उसको रीइंस्टेट करने की बात थी, तो रातों रात उनको जो है कहीं ट्रांसफर किया गया एक दूसरे स्टेट के, नाम मैं भूल रहा हूँ, उनको जो है केयर टेकर बनाया गया, वहां पे उनको भी दिया गया, फिर रीइंस्टेट हुआ। तो अगर मैं टेक्निकली बात करूं, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो ये फिनोमेना इधर बहुत रुका है। पहले बड़ा चीफ मिनिस्टर जब बदलना है बदल दो, गवर्नर को कौन पूछ रहा था। लेकिन जो सर कह रहे हैं उससे भी असहमत नहीं हुआ जा सकता है ना। ये टेंडेंसी देखिए, गवर्नर जो होते हैं, जो सरकारिया कमीशन का रिपोर्ट है उसमें ये रिकमेंडेशन था कि भाई ये ए पॉलिटिकल लोग हों, नॉन पार्टीशन लोग हों, जो एक्टिव पॉलिटिक्स में हों, उनको नहीं बनाया जाए, और इनफैक्ट जो उस पार्टी से बिलोंग करते हैं उनको भी नहीं बुलाया जाए। लेकिन सर, हम आप इसी दुनिया में जीते हैं, सर साहित्य के ही बहुत मूर्धन विद्वान माने जाते हैं। साहित्य में भी सर चाटुकारिता और चापलूसी कोई शब्द होगा या होता होगा, उससे परे तो कुछ नहीं है ना। वो भी तो समाज का ही एक दर्पण है। भाई आपके गोगोई साहब जो थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और उन्होंने जो कमाल किया, तो वो भी हमारे लिए आपके लिए विलेन हो सकते हैं, कई के लिए रोल मॉडल वो बनते हैं सर। कि पोस्ट रिटायरमेंट कितना बढ़िया है कि अपना दिल्ली में एक साधारण अपर मिडिल क्लास का आदमी 2 कमरे का मकान नहीं ले सकता, उनको हवेली मिला हुआ है ना। तो ये रोल मॉडल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये ऐसे लोग, अच्छा ये 145 करोड़ में आपको कुछ 5-10% इस तरह के लोग मिल जाएं तो कोई बड़ी बात है क्या? तो मेरी समझ से ये सनातन समस्या है, पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगा सर। लेकिन ये कह करके इसको ये कह करके इसको हल्के में नहीं लिया जाना। नहीं, मैं हल्के पे नहीं ले रहा हूं। जब आप ये कहेंगे प्रोफेसर साहब कि पहले भी था अभी भी है, क्या फर्क पड़ता है? फिर तो हुआ कि पहले हम नंगे रहते थे तो अभी भी रहे, बोले पहले तो हमारे पूर्वज ऐसे ही रहते थे तो हम अभी रहे। हम जब सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप बात कीजिए, नैतिकता, कानून, सबकी बात कीजिए ना। हम अगर ये कह देंगे कि पहले भी था, इंदिरा गांधी ने भी गड़बड़ किया इसलिए मोदी जी को गड़बड़ करने का राइट मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि बड़ी चिंता की बात हो जाएगी। नहीं, मैं उस एंगल से नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कानून के हिसाब से तो क्लियर है, कोई विवाद ही नहीं होना चाहिए।
नैतिकता का तकाजा है कि फिर तो इशू ही नहीं आने चाहिए जब कानून में सारी चीजें क्लियर है। तो प्रॉब्लम वहां नहीं है, आपको उसके डायमेंशन से हट के देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है, मैं ये एग्री नहीं करूंगा कि बिल्कुल नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट का भी दिक्कत यह है कि वो लॉ से बंधे होते हैं, वो पॉलिटिकल फिगर की तरह वो स्टेटमेंट नहीं दे सकते। वो एक बियॉन्ड जाकर जो है लॉ के प्रोविजन सर बड़े क्लियर होते हैं और नहीं, जो वो पके। लेकिन विजय भाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पंजाब और तमिलनाडु के गवर्नर को लेकर के, उसमें साफ लिखा कि आप आग से खेल रहे हो, ये यहाँ तक कह दिया है कि आप जो कर रहे हो वो आग से खेल रहे हो। बहुत बड़ा कमेंट है, ये छोटा कमेंट नहीं है। हाँ बिल्कुल कमेंट है कि आग से खेल रहे हो, उसका प्रोविजन मतलब ये है कि आप वायलेशन कर रहे हो, सारा चीजें हैं। लेकिन ऐसे स्टेटमेंट भी आपको खूब मिल जाएंगे, प्रॉब्लम उससे भी सुधरते नहीं है क्योंकि इनके पॉलिटिकल इंटेंशंस होते हैं। यहाँ ये है ना, बैडमिंटन खेलने जो है गवर्नर हाउस में नहीं आए हैं, ये बिल्कुल एक मोटिव के साथ आते हैं। और ये इनको एक चीज और पता है कि इनको भेजा ही इसीलिए गया, अगर ये एक काम को ये एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो यहाँ 50 लोगों का लिस्ट और तैयार है ना। तो ये आप देखेंगे और बहुत सारी चीजें हैं, कई गवर्नर तो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से टकराई और उनको फायदा हो गया, वो एक रोल मॉडल हो गए कि। विजय भाई, मैं आता हूँ, वापस आपके पास आता हूँ। जी जी। एक बार मैं वापस आता हूँ जगदीश्वर सर के पास। जगदीश्वर सर, ये बतलाइए कि जैसा विजय भाई कह रहे हैं कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरह से कह दिया, वो अपनी तरह से कर रहे हैं, ये उदाहरण है, वो है, सब सही है। आपने भी कहा कि एक जमींदार बना लिया, एक राजा बन गया, एक जमींदार बना लिया, आपने भी कहा। हम सब जो है वो मतलब नंगी आंखों से देख रहे हैं, दिमाग को कुंद करके देख रहे हैं, और हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो हो रहा है वो तो होगा, जो आएगा अपने तरीके से करेगा। लेकिन सवाल उठता है कि बात केवल नीति कानूनन भी गलत। जी, अगर आप अलाउ करें तो मैं इस पे कुछ और कमेंट करना चाहूंगा, क्योंकि जब मैंने ये कहा तो नॉन सीरियसली नहीं कहा था, मैंने ये बात बहुत सीरियसली कहा। देखिए, थर्ड वर्ल्ड का पॉलिटिकल कल्चर भी थर्ड वर्ल्ड का होता है, पहले इसको मान लीजिएगा। आपके इंस्टीट्यूशन उसी तरह काम करते हैं। आपकी ईडी और सीबीआई बनाने से इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं हो जाती है। और ठीक है, लॉ में आपने कर दिया, वो अमेरिका नहीं है कि जब ट्रंप सरकार ने धमकी दिया था तो वहां का जो पुलिस चीफ था उसने मना कर दिया, बोला मैं तुम्हारे डिक्टेट पे काम नहीं करूंगा। इंडिया में डिक्टेशन लेने के लिए लाइन लगी हुई है कि हमें फायदा कैसे मिले। मैं उसी पे तो आप सर एक सेकंड, तो आप इस बात को भी गौर करें कि जो थर्ड वर्ल्ड होते हैं उसके पॉलिटिकल कल्चर एक अलग तरह के होते हैं। हमारी आपकी दिक्कत यह है कि हम बहुत आइडियल तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हम उस फ्रेमवर्क में देखना चाहते हैं और देखना चाहिए, लेकिन एग्जीक्यूशन जहां भी बात आएगी, हाँ, है ना। जैसे मैं आपके साथ कनेक्ट हुआ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही फोन करके कहा था कि मेरे कैंपस में किसी का फंक्शन हो रहा है और वो स्पीकर इतना तेज बजाए हुए है, जबकि उस पे 50 रूल है, कौन उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो प्रॉब्लम सर थ्योरी और एग्जीक्यूशन का गैप जो है वो आसमान जमीन का गैप है, इसको आप मानिए। नहीं, ये मैं आपको मैं विजय भाई मैं आता हूँ वापस आपके पास। मैं मान रहा हूँ, सारी चीजें मान रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो फिर तो वो एक जो है गांव में कहता है ना कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। फिर ये कहता है कि जो कानून मनवाने वाला है वही कानून को तोड़ता चलेगा, तो कानून बनाने की क्या जरूरत है, जिसको जैसे रहना रहे। तो एक सवाल आता है सर जगदीश्वर सर, जब ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल जो है किसी राजनीति का, किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं होता है, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है, और वो ध्यान रखे कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ तालमेल बिठा करके चले, यहाँ तक तो सही है। और ये देखे कि कोई ऐसी चीज ना आ जाए जो राज्यपाल को अधिकार दिया, कोई ऐसी चीज ना आ जाए जिससे केंद्र को दिक्कत हो जाए या आगे आने वाली सरकारों को दिक्कत हो जाए या संविधान को प्रॉब्लम हो जाए। ऐसी स्थिति में राज्यपाल जिस तरह से नियुक्त की, सारे कानून बने हुए हैं, उसमें तो कोई डिस्कस नहीं। विजय भाई ने कहा कि बहुत बहुत बढ़िया संविधान लिखा हुआ है, लेकिन संविधान लिखने वाले ही नहीं कहा था कि जब इंप्लीमेंट करने वाला गड़बड़ आ जाएगा बिल्कुल तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप संविधान कितना भी बढ़िया लिख लो, नहीं होगा। तो वैसी स्थिति में अब हमारे पास, जैसा कि विजय भाई कह रहे हैं कि एक आदर्श स्थिति हम सोचते हैं, हम आदर्श स्थिति नहीं सोचते।
हम सोचते हैं जितना आपने लिख दिया उसको मालूम, या तो लिख दो कि ये सब नहीं चलेगा, नया लिख दो, हटा दो उस संविधान को, फेंक दो और नया संविधान लिखो कि जो प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति वो कुछ भी कर सकता है। हमें कोई आपत्ति नहीं, इस बात से भी आपत्ति नहीं, जनता देखे। लेकिन जो लिखा है आपने, जिसका आपने पालन किया है, जिसकी शपथ ली है, जिसने आपको उस पद पे पहुंचाया है, उसकी गरिमा का तो ख्याल करना पड़ेगा। उसको कैसे छोड़ देंगे आप? सर अगर आप अलाउ करें तो जगदीश्वर सर, सर मैं नहीं आपके पास वापस नहीं आऊंगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा विजय भाई, नहीं मैं आपके पास वापस आऊंगा, ओके, मैं आपके पास वापस आऊंगा जी सर। इसमें दो चीज है, वो विजय इन्होंने बहुत सही कहा है वर्मा जी ने, उसमें प्रॉब्लम दूसरी भी है जो मैं कह रहा हूँ। इस परिस्थिति को अगर आप पॉलिटिकली डिफाइन नहीं करेंगे, संकट यहाँ है जिसका मैंने आपसे कहा ना कि लीगल जो है संप्रभुता और पॉलिटिकल संप्रभुता दोनों ही दांव पर लगी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर राजनीतिक संप्रभुता और न्यायिक संप्रभुता को मुझे बचाना है तो ये मुझे तय करना होगा कि आज की परिस्थिति क्या है। मुश्किल ये हो गई है कि अभी पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में हम ये डिफाइन करने के लिए कोई पार्टी तैयार नहीं है कि ये दौर जो है वो संवैधानिक ब्रेकडाउन का दौर है। किसी पार्टी ने कोशिश नहीं की है, यहां तक कि विपक्ष इतना यूनाइटेड है, उसके यहां भी एक रेजोल्यूशन नहीं है कांग्रेस के यहां कि संवैधानिक रूल्स रेगुलेशंस ब्रेक किए जा रहे हैं। ये अभी कांग्रेस दो टूक ढंग से नहीं कह रही है, कम्युनिस्ट पार्टियां भी नहीं कह रही है। मैं जो चीज जिसकी तरफ ध्यान खींच रहा हूं वो ये कि ये जो बहाने की आड़ में जो ये चीजें चल रही हैं, ये बहाने का पर्दा गिराया जाना चाहिए, पर्दे के खोल के बात की जानी चाहिए। हो ये रहा है कि पर्दे को खोला नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक है वो जिसका उन्होंने बड़े बहुत ही मुलायम शब्द का इस्तेमाल किया है उन्होंने, ये जो थर्ड वर्ल्ड की जो राजनीतिक संस्कृति है वो क्या है कि ये इसमें फ्यूडल कल्चर भी है, इसमें ट्राइबल कल्चर भी है, इसमें जो है सेमी फ्यूडल कल्चर भी है, इसमें एरिस्टोक्रेसी भी है, इसमें कैपिटलिस्ट क्लास हीरो वर्शिप भी है सर। हाँ ना, वो सब कुछ है, वो सब कुछ है। वहाँ देवता भी है और वहाँ आदमी भी है। सिर्फ एक चीज नहीं है जिसकी तरफ मैं ध्यान खींच रहा हूँ आपका, वो है कॉमन मैन, वी द पीपल। या अमेरिका क्यों महान देश है? क्योंकि उसने वी द पीपल के जहां से ये फ्रेज लिया गया, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया ये फ्रेज, और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखा इसे, अमेरिका ने इसे ट्रांसलेट किया प्रैक्टिस में। हमने क्या किया कि इसे हमने ट्रांसलेशन तो छोड़ दो, आपकी वजह से मैंने एक जो हिंदी में वर्जन छपा है इसका ऑफिशियली सो कॉल्ड, मैंने कोशिश की वो वी द पीपुल शब्द कोशिश की। जानते हो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी के ट्रांसलेशन में वी द पीपुल शब्द गायब है। कैसे गायब है मैं नहीं जानता। हमारे यहाँ ये जो वी द पीपुल है, अभी तो जनता की महत्ता और सत्ता, इसका महत्व ना नेता समझते हैं ना जनता समझती है, और इंटेलेक्चुअल तो एकदम नहीं समझते। मैं बहुत साफ कह रहा हूँ। और हम जो प्रोफेसर लोग हैं ना, अरे हम तो इस नशे में रहते हैं ना कि हम प्रोफेसर हैं, पत्रकार इस नशे में रहता है वो पत्रकार है, नेता इस नशे में रहता है वो नेता है, जनता के बारे में वो नहीं सोचता। दिक्कत यहाँ है पहली चीज। लेकिन सर एक सेकंड मैं बहुत जरूरी चीज की तरफ ध्यान खींच रहा हूँ आपका। आप पुणे जाइए, मैं अभी गया नहीं हूँ लेकिन जाऊंगा जब जरूर, ये तय है। एक जमाने में एक कार्टूनिस्ट थे आर.के. लक्ष्मण। आर.के. लक्ष्मण का जो कार्टून कैरेक्टर था कॉमन मैन, उस कॉमन मैन की 8 फुट की मूर्ति वी द पीपुल को ध्यान में रख के पूना में स्थापित की। किसने? जाके भारत के राष्ट्रपति ने। आर वेंकटरमन नाम था उनका, जिन्होंने कि वो मूर्ति स्थापित की और ये कहा कि ये है आइडियल, इसके लिए संविधान और संविधान की सेवाएं। डिस्कशन में नहीं मिलेगा आपको, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नहीं मिलेगा वी द पीपुल। जनता को अगर केंद्र में नहीं, अभी किस बात, अच्छा ये बताओ, ये बिल राज्य विधानसभाओं ने जो पास किए किसके लिए पास किए? जनता के लिए पास किए। बिल्कुल जनता का नुकसान होगा। जनता पर बात करनी चाहिए कि क्या हमारे संविधान के प्रावधानों ने, केंद्र राज्य संबंधों के जो प्रावधान है, इनसे जनता की जो स्थिति है उसमें सुधार आया या उसमें गिरावट आई? खासतौर पर पिछले 10 साल में केंद्र सरकार कितना संविधान का पालन करती है, ये इससे तय नहीं होगा केंद्र सरकार ने कितने नियम से निर्णय लिए।
इससे तय होगा कि जनता के जीवन स्तर में गिरावट आई या सुधार आया, क्या हुआ। तो रिकॉर्ड क्या है? ये रिकॉर्ड यह है कि जनता के जीवन स्तर में गिरावट आई, ये रिकॉर्ड है और ये अनडिस्प्यूटेड रिकॉर्ड है। ये जो कई सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं जिन्होंने इस बात पर लिखा है और अपनी तरफ से कहा भी है, मैं उनमें से एक पालियस नारीमन का नाम आपसे जिक्र करना चाहूंगा। खाली मैं उनका मतलब रेगुलर पाठक रहा हूं, मैं पढ़ा है अपने शौक किया, लॉ तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो नारीमन साहब ने जो चीज हाईलाइट की वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करते समय, राज्यपालों की भूमिका पर बात करते समय हमें इस जनता और जनता की सेवा में जो संविधान है और संवैधानिक संस्थाएं, इस पर बात करनी चाहिए। दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट खाली एक जजमेंट में ये लिखे, खाली एक ये लिखे कि वर्तमान सरकार संवैधानिक नियमों के अनुसार काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इसे प्रॉपर लीगल कॉन्सेप्ट में लिखे। अभी तक पिछले 10 साल में एक जजमेंट नहीं है मेरे सामने, एक जजमेंट नहीं है जिसमें कि पॉलिटिकली परिभाषित किया हो कि ये सरकार के जो कदम है ये कदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जबकि आप ये जानते हैं, हम ये जानते हैं, कई ऐसे निर्णय आए हैं, हाई कोर्ट्स के आए हैं और दूसरे भी आए हैं जिसमें कि सरकार के फैसले बदले गए, लेकिन जज ये निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। इससे आप उस राजनीतिक व्यवस्था, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो अभी इन्होंने वर्मा जी ने दूसरे ढंग से कई बात, मैं उसे एक तरह से रख रहा हूं एम्फेसिस के साथ में, सवाल कानून का नहीं है, सवाल यह है कि जो केंद्र में सत्ता है उसकी क्या भूमिका है और वो कैसे काम करती है। तो केंद्र में जो सत्ता है वो तो डिक्टेटरशिप में विश्वास करती है, एक व्यक्ति की आस्था अनास्था विचार दृष्टिकोण उसमें विश्वास करती है। तो वैसी स्थिति में डेमोक्रेसी कहां से पल्लवित होगी? दिक्कत यहां पर आ रही है। हम बहस नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं कर रहे, दिक्कत यह है केंद्र सरकार के बारे में नहीं कर रहे, हम राज्यपाल के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है, केंद्र सरकार के इशारे पर वो काम कर रहे हैं। 2 उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। जहां जहां ये इलेक्शन हारे हैं वहां इन्होंने राज्य सरकारों का इस्तेमाल किया, राज्यपाल का इस्तेमाल किया है और वहां उन्होंने सारे विश्वविद्यालयों को पंक्चर कर दिया है। जगह जगह राज्यपालों के जरिए वे, अब हो क्या रहा है कि पहले ये था कि राज्यपाल की भूमिका थी वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में, अब जगह जगह राज्य सरकार ये निर्णय ले रही है कि राज्यपाल की भूमिका को हटा दी जाए एकदम। क्यों? ये दिक्कत बंगाल में क्यों आ रही है, ये दिक्कत केरल में क्यों आ रही है? एक और भी मजेदार बात, हिस्टोरिकली अगर आप देखें केंद्र राज्य संबंधों में सबसे पहला टकराव वो केरल से ही शुरू हुआ था। केरल में जो गवर्नमेंट थी उसको टॉपल करने के लिए बाकायदा महान डेमोक्रेट्स पंडित नेहरू उन्होंने भूमिका अदा की थी। नहीं, इतनी जल्दी चीजें नहीं भूली जा सकती। केंद्र राज्य संबंधों का प्रश्न राजनीतिक संप्रभुता और जनता की संप्रभुता से जुड़ा हुआ है जी। हमने क्या किया है कि हमने राजनीतिक संप्रभुता को छोड़ दो जी, पद की बात कर लो। नहीं, मुझे पद की बात नहीं करनी है, मुझे ये बात करनी है कि मुझे एक नागरिक के नाते मेरे क्या राइट्स हैं, जिसको कि ये आखिरी बात कह रहा हूं मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, वो ये कि ये जमाना है अधिकारों और उसके अधिकारों की चेतना का। केंद्र सरकार की पूरी पॉलिसी इस बात पर है कि लोग अपने अधिकारों की बात न करें, अधिकारों के लिए एकजुट न हो। एक तरफ जनता के अंदर ये चीज पैदा की जानी चाहिए, उससे एकजुट किया जाना चाहिए, इवन जनता को इसके लिए भी शिक्षित किया जाना चाहिए। और जनता ही क्यों, राजनीतिक दल ही नहीं जानते कि उनके यहाँ राज्यपाल जो है वो किस तरह से केंद्र के वफादार की तरह काम कर रहे हैं। आप जैसा मैंने कहा था, मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूं कि कम से कम राज्य सरकारें अपने राज्यों में तो कन्वेंशन कर सकती हैं, राज्यपाल की भूमिका को लेकर सेमिनार कर सकती हैं। आपको एक सेमिनार नहीं मिलेगी, एक प्रतिवाद के लिए जुलूस की जरूरत नहीं है, एक खाली 500 लोगों की मीटिंग तो हो सकती है हर जिले में। केंद्र सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी जब जनता के बीच में आप मसला लेके जाएंगे तो। लेकिन आप जनता के बीच में नहीं जा रहे। आप कहां जा रहे हैं? आप सीधे मुख्यमंत्री की कॉरिडोर से, विधानसभा के कॉरिडोर से निकल के आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर कोई जो है संजीवनी बूटी नहीं है कि वो आपको समाधान दे दे। कोई संजीवनी बूटी नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास में।
लोकतंत्र की संजीवनी है जनता के बीच में और जनता को सचेतन करने से। राज्यपाल का प्रश्न, राज्यपाल की भूमिका का प्रश्न जब तक जनता का सार्वजनिक प्रश्न नहीं बनेगा, आप तय मानिए नरेंद्र मोदी मैनिपुलेट करेंगे। इंदिरा गांधी का मैनिपुलेशन एनटीआर रामाराव के टाइम पर, आप कल्पना कीजिए। मैं तो छात्र था, हमने छात्र राजनीति की है, तो हमें मालूम है कि किस तरह के कन्वेंशन और आयोजन और रैलियां और धरने और जुलूस हुए थे। आज स्थिति है कि इतना दमन है, इतना रिप्रेशन है राज्यपाल की जरिए, लेकिन इसके बावजूद कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं है। मैं कह रहा हूं 50 लोगों का जुलूस हो, लेकिन जुलूस निकलना चाहिए। जब तक संविधान तब तक जिंदा नहीं होगा जब तक जनता सड़कों पर नहीं निकलेगी। संविधान कागज से और हमारे आपके डिस्कशन से नहीं जीवन पाता। सर आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हम जनता के बीच में नहीं जाना चाहते। मेरी आपत्ति है वो जो जनता के बीच में न जाके आप सिर्फ कॉरिडोर में उसे रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो आप तय मानिए मोदी से आप नहीं जीत सकते। जी 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 सर, मैं आता हूं विजय भाई आपके पास। बहुत अच्छी बात कही है जगदीश्वर सर कि आप जनता के बीच जाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। जनता के बीच जाइए तो चूल्हे ही जाए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ एक छोटा सा सवाल कि जनता के बीच राज्य सरकारें क्यों नहीं जाना चाहती? अगर आपको प्रॉब्लम है तो जनता ने आपको बनाया है, तो जनता को कहिए कि देखिए तुम्हारे लिए हम ये काम कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार का आदमी बैठा है, ये होने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं कर रही है राज्य सरकारें? ये बात बहुत जेन्युइन सवाल है और इस पर बात करें। सर देखिए, इस मीटिंग में हम 3 लोग हैं और तीनों के व्यूज में थोड़ा फर्क है, जिसमें मैं भी हूं। उसका एक बेसिक बुनियादी कारण है। जगदीश्वर सर जिस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, बहुत आइडियल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। मैं जिस डेमोक्रेसी को समझ पा रहा हूं, जो होना चाहिए नहीं जो है, उस पे बात कर रहा हूं। मैंने एक लाइन में कहा कि अगर लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा जाए तो इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता सर। जब हम लॉ कर रहे थे तो 30 पेपर पढ़े, 2 कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के पेपर, और क्या कर सकता है? हर चीज थोड़ी कोडिफाई होता है। मेरी नजर में जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो आपका 3 टर्म में मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। स्ट्रक्चरल है, इंस्टीट्यूशनल है और सिंबॉलिक है। सर जिस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं वो रियल आइडियल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। और इसलिए बार बार एक वर्ड वी द पीपुल है वी द पीपुल कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। सर ने कहा कि राइट्स का जमाना है। सर मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं एज ए टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस 3 जनरेशन और 4 जनरेशन राइट्स ही दिन भर पढ़ाता रहता हूं, लेकिन मैं जब उसको रियल में देखता हूं तो मुझे राइट वो जो है 30, 80, 90 करोड़ आदमी जो है, इंडियन जनता जिसको हम कह रहे हैं, वो 5 किलो अनाज के रूप में कन्वर्ट नजर आता है ना। जबकि हम 3rd जनरेशन राइट में सोलिडिटी राइट और क्या क्या, अगर सर लॉ एक अलग चीज है। अब रही बात, सर से थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा। लीगल फ्रेमवर्क सर थोड़ा सा अलग होता है ना। सुप्रीम कोर्ट के जजेज उस तरह से जनरली कमेंट नहीं करना चाहिए और ना करेंगे जिस तरह से एक प्रोफेसर कर सकता है या साहित्यिक टीचर कर सकता है या जर्नलिस्ट कर सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक केस में, है ना, क्योंकि हम लोग की जो ट्रेनिंग होती है थोड़ा अलग होती है। फैक्ट इन इश्यूज एंड इश्यूज इन फैक्ट देखने की जरूरत होती है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो करते हैं। तो इसलिए ये मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकार जो है इस तरह का एक्सट्रीम लैंग्वेज यूज करेगी। लेकिन एक चीज सर, जहां मैं जब जगदीश्वर सर से कह रहे थे कि वो, तो मैंने हाथ उठाया था, मैं कुछ कहना चाह रहा था। भाई शपथ तो ये भी लेते हैं जब ये गवर्नर बनते हैं, है ना। मैं लाइन यूज कर रहा हूं, थोड़ा सा पढ़िए और फिर इसको इंटरेस्टिंगली एंजॉय कीजिए। विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड अगला है टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। एक 3 वर्ड का शपथ लेते हैं। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑफ द कंट्री। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन हटा दीजिए, लॉ ऑफ द कंट्री हटा लीजिए, और इसको ऐसे कर लीजिए कि जिस पार्टी ने मुझे नॉमिनेट किया है, अपॉइंट किया है, उसको मुझे प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना और डिफेंड करना है। आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। क्लियर हो गया सब? शपथ जब आप लेते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के नाम पे लेते हैं।
लेकिन ये रियल में बाई एंड लार्ज अगर आप गवर्नर्स का रोल देखें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, उनकी जो फेथफुलनेस होती है, वो अपनी पार्टी को प्रिजर्व करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और डिफेंड करना चाहते हैं। अगला लाइन जो शपथ में है, मैं उसी को आपको डिकोड करके बता रहा हूं। आई विल डिवोट माई सेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल, जिसमें जगदीश्वर सर बार बार हिंट कर रहे हैं कि बी द पीपल है, बिल्कुल है सर, लेकिन ये रियल में जो करते हैं इन द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल की जगह वो सेल्फ और फैमिली हो जाता है। क्लियर हो गया? तो दिक्कत वहीं पे है, आपकी दिक्कत है कि आप अच्छे इंसान को ढूंढ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इस स्ट्रक्चर में अच्छा इंसान संभव है ही नहीं, बहुत रेयर है, और अगर कोई है तो बहुत कलेजा वाला है और बहुत तो आध्यात्मिक आदमी है। नहीं तो जो स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी होता है उसमें आप सिंबॉलिकली जो है किसी को एक कठपुतली की तरह यूज करके फिर उससे आप काम कराते हैं। और जो बात मैंने कहा जिसपे धनंजय जी ने बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया, मैंने कहा कि 145 करोड़ में 5 करोड़ लोग अगर चापलूस और कठपुतली बनने के लिए तो वॉलेंटियर करने के लिए लाइन लगाए हुए हैं, और फिर इनको रख के आप जो करना है कर लीजिए। और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, आप जब दुनिया भर का केस पाइल अप कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट का जो लिमिटेशन है आप जान रहे हैं, वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना? क्योंकि हर चीज में सुप्रीम कोर्ट कहां तक आएगा? आपने गवर्नर भेजा, उनको काम करना है, लेकिन वो करेंगे नहीं। सर समझिए इसको, मैं बहुत आइडियल फ्रेम में चीजों को नहीं देखता। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन हाँ, मेरी भी प्रॉब्लम समझ लीजिए। मेरी प्रॉब्लम मतलब हम जर्नलिस्टों की प्रॉब्लम समझ लीजिए। हम जर्नलिस्ट इस बात पे खड़े रहने को तैयार नहीं है कि हमारे देश में ज्यादातर लोग करप्ट लोग हैं, हमारे देश में ज्यादातर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हमारे देश में ज्यादातर फलाना नहीं है, इसलिए ये स्थिति है। हम ये लाना चाहते हैं या हम बात करना चाहते हैं कि भाई जो चीज ऑलरेडी कहीं है, समझिए, बार बार कोई अगर यूरोप की चर्चा करते हैं या अमेरिका की चर्चा करते हैं या कहीं और की चर्चा करते हैं, जब भी हमारे नेता विदेश जाते हैं तो वहां से कुछ लेके आ जाते हैं। अभी जो है कंपेयर भी करते हैं, तो वो कंपेयर करते हैं कि हम ये इकोनॉमी पहुंच जाएंगे, जर्मनी को आगे चले जाएंगे। नहीं, वो शब्दवाज है, वो सिर्फ एक आईना दिखाने वाली बात है। तो मेरा आखिरी जो आपसे सवाल है, फिर आऊंगा जगदीश्वर सर के साथ पास, कि ये बतलाइए कि जिसको आप आदर्श स्थिति कह रहे हैं, मैं उसको आदर्श स्थिति नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि वो हमारा एक सामान्य जीवन, एक मनुष्य का जीवन जहां हम जाना चाहते हैं, जो है वो है। पढ़े लिखे हैं, हम इस बात को समझते हैं कि व्यवस्था कहाँ गड़बड़ हो रहा है। अगर हम समझते हैं तो, जैसे एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर होने के नाते आप समझते हैं, तो उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, वो जरा बतलाइए कि आम आदमी को क्या करना चाहिए जो वो नहीं कर रहा। नहीं, अगर इसको आप डेमोक्रेसी को ही ठीक से देखें, इंडियन डेमोक्रेसी को, तो भाई सिंपल है, फाइनली एडल्ट फ्रेंचाइज है, लोग वोट देते हैं और कोई जीतता है। अब उसके अंदर क्या होता है वो तो बताने की जरूरत नहीं है। ईवीएम है या रुपया से होता है या सेटिंग से होता है या लॉबिंग से होता है या जाति पे वोट होता है, वो अलग डायमेंशन में चला जाएगा। भाई इलेक्टेड गवर्नमेंट तो आ ही रही है ना, चाहे जहां भी आ रही है, जैसे भी आ रही है, वहां भी 50 सवाल हैं। लेकिन वही चीज मैंने बताया कि हम लोग जैसे डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, बेसिकली स्ट्रक्चरल है, फर्स्ट पास द पोल है कि किसी तरह इलेक्शन जीत जाओ। उसके बाद 5 साल के लिए आप जमींदार नहीं हो, आप बादशाह हो, जहांगीर हो, एक सूबे के मालिक हो। और ये इन्वेस्टर होते हैं सर, पॉलिटिशियन। वो पुराना जगदीश्वर सर का प्रॉब्लम है कि फर्स्ट जनरेशन जो हमारे पॉलिटिशियन थे, वो वाला आइडियल इनमें ढूंढ रहे हैं। अरे वो सीधा एक दुकानदार की तरह, इंटरप्रेन्योर की तरह सीधा ये हिसाब लगाते हैं कि 5 करोड़ लगाया है तो 25 करोड़ 5 साल में कमा लेना है। नहीं तो इससे निकलने का रास्ता नहीं, वो छोड़ दीजिए। इससे निकलने का रास्ता कहाँ, निकलेंगे हम या नहीं निकलेंगे? ऐसे ही करते मुझे नहीं लगता कि आप निकल पाएंगे जी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, 2-4 पे ईडी सीबीआई दिस डेट होता रहेगा, वो रिप्लेस जो होगा फिर दूसरे से होगा और इस तरह की चीजें हो जाएगी। आप एक चीज बताएं सर, एक सेकेंड, वी द पीपल में, हाँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। आप गांव जाएं, आपको पता है कि मुखिया के इलेक्शन में वोट देने से पहले कैसे सब 25 दिन मुर्गा और दारू उसको चाहिए, चाहे बिहार में दारू बंद हो। वो बी द पीपल में वो बी है या नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ उसको। हाँ, अब ये सवाल कि हमने करप्ट किया या वो पैदाइशी करप्ट है, एक अलग सिचुएशन है।
आपको तो आप किसी, तो आप कह हाँ, रहे हैं कि इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। हम मानते हैं मेरी नजर मेरी जी नजर में स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, स्ट्रक्चर रहेगा, सिंबोलिज्म रहेगा, लोग बदलेंगे और चीजें जो है 19-20 का डिबेट हो सकता है, ये आएंगे तो लेकिन सर थर्ड। ऐसे ही हम चलते रहेंगे। कल इंदिरा गांधी थी, आज नरेंद्र मोदी है, पर कोई और, कल परसों कोई और आ जाएगा, और हम ऐसे ही चलते रहेंगे। वो सामंती, वो घटिया सोच, वो दूसरों को गाली देने वाला थे, वो हम और गिरते जाएंगे। जिससे हम हाँ नेहरू से गिरे, इंदिरा पे आए, अगर इंदिरा से गिरे, यस मोदी यस पे आए, यस मोदी पे अगर आप गिरेंगे, किसी और पे आ जाएंगे। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो आप रिवर्स गियर में चलते जाएंगे, डेमोक्रेसी अपना बचा रहेगा, उसकी जयकार होती रहेगी। अगर जी मेरी समझ को गलत सही जी जो भी है, मैं बहुत ब्लंटली ये बात कहना चाह रहा हूँ। जी, ठीक है, ठीक है। जगदीश्वर सर, मैं आपके पास आता हूँ कि क्या कोई आपको वी द पीपल जिसकी आप बात कर रहे थे, वी द पीपल के लिए कहीं कोई स्कोप है? अनम्यूट कर लीजिए, सर अनम्यूट कर सर लीजिए। पहले तो एक हाँ मैं थोड़ा सा फैक्चुअल करेक्शन कर दूं, मेरे वो वेंकट रमन नाम निकल गया था। के आर नारायण ने जो है वो उस मूर्ति का अनावरण किया था, जो आर के लक्ष्मण वाली मूर्ति थी। ये बहुत जरूरी है। अब मैं असल बात पर आ रहा हूं। मेरे लिए इतना होपलेस मामला नहीं है। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं 1935, और मैं बहुत ही विनम्रता से असहमत हो रहा हूं मैं आप लोगों से। 6 प्रांतों में कांग्रेस जीती थी और उस समय अबाध अधिकार थे गवर्नर के पास। कांग्रेस ने साफ कहा था वाइसराय से कि अगर ये हस्तक्षेप बंद नहीं करेंगे तो हम सत्ता नहीं संभालेंगे, हम चार्ज नहीं लेंगे, हम काम नहीं करेंगे। वाइसराय ने ये एश्योर किया कि नहीं, गवर्नर आपके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप चार्ज संभालिए। अगर लोग एसर्ट करेंगे तो आप तय मानिए राज्यपाल जो है वो एकदम ढीला पड़ जाएगा और प्रधानमंत्री ढीला पड़ जाएगा। किसानों ने 1 साल जम के विद्रोह किया, सड़कों पर निकले, पीसफुल प्रोटेस्ट किया। यही सरकार जो है वो पंक्चर हो गई और तीनों बिल वापस लिए। ये कहना कि जनता तो भ्रष्ट है, करप्ट है, वो ऐसी ही रहेगी, लोकतंत्र भ्रष्ट है और करप्ट है, वो ऐसा ही रहेगा, मैं इस चीज में विश्वास नहीं करता। अगर ऐसा ही रहता तो फिर तो फ्रीडम आती ही नहीं हमारे यहां, ईस्ट इंडिया कंपनी ही रहती। नरेंद्र मोदी के दिमाग में यही खामख्याली है कि मैं लौट के पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में ले जा सकता हूं, और जैसे वायसराय काम करते थे और गवर्नर वैसे काम करते थे, मैं वैसे ही काम करूंगा। ये चीज दिमाग से निकाल दें हम लोग, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो चीज लैकिंग है, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक संरचनाएं तो हैं, लेकिन लोकतांत्रिक मनुष्य के निर्माण के काम को हम नहीं कर पाए। अगर हमने डेमोक्रेटिक व्यक्ति के निर्माण का काम लिया होता और उसके अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया होता, तो ये दुर्दशा नहीं होती हमारे समाज की। ये जो अभी जो जितना भी लोग मिसयूज कर रहे हैं पावर का, तमाम किस्म के यथास्थितिवादी तर्क दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने लोकतांत्रिक मनुष्य नहीं बनाया, पहली चीज। दूसरी चीज जो बहुत ही चिंता की चीज है, राज्यपाल, मैं राज्यपाल की भूमिका तक लौटना चाहता हूं मैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। ये राज्यपाल जो है, हर चीज, कौन सी चीज इसमें इंपॉर्टेंट है? दिक्कत क्या है कि पंछी कमेटी की कमीशन की रिपोर्ट और उसके पहले सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट, इन तमाम रिपोर्ट्स में एक पेच है, वो ये कि राज्यपाल के पास में कोई समय सीमा नहीं है कि वो कब तक कोई भी बिल रोक सकते हैं। एक समय सीमा होनी चाहिए हर चीज की। ये कैसे हो सकता है कि राज्यपाल के अनलिमिटेड, ये जो गैप, ये चोर दरवाजे हैं संविधान के, इन चोर दरवाजों का ही तमाम डिक्टेटर इस्तेमाल करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। वो समस्या यह है कि चोर दरवाजे बंद किए जाने चाहिए। ये बहाने से ही उठती हैं चीजें। अब जैसे तमिलनाडु और केरल और पंजाब इसके बहाने से उठी हैं, तो इस पर नजर होनी चाहिए कि चोर दरवाजे बंद किए जाएं। मैं कम से कम इतनी तो उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ये सजेस्ट कर सकता है कि राज्यपाल कितने दिन तक कोई बिल रोक सकता है। ये तो कह ही सकते हैं, वो लीगल लैंग्वेज में ये तो बोल सकते हैं। नहीं तो जैसे महाराष्ट्र में चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको 30 दिसंबर तक आखिरी तारीख, 30 दिसंबर तक आप निर्णय दे दीजिए विधायकों की अयोग्यता पे, नहीं तो हम निर्णय लेंगे। अरे वो निर्णय लेंगे तब तक तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। 30 दिसंबर तो बहुत लंबी चीज है। मैं कह रहा हूँ ये जो दिसंबर ये अरे भाई,
अमेरिका जाते हैं, अमेरिका देखते हैं, बच्चे अमेरिका पढ़ते हैं, लेकिन अमेरिका से हम डेमोक्रेसी को चलाना नहीं सीखते, न्यायपालिका चलाना नहीं सीखते। ये कैसे संभव है कि आप डेमोक्रेसी तो हिंदुस्तान के हिसाब से चलेगी, और डेमोक्रेसी ही नहीं न्यायपालिका भी हिंदुस्तान के हिसाब से चलेगी, लेकिन मॉडल अमेरिका का आदर्श रहेगा। वाह, प्रैक्टिस नहीं होगी, जनता की प्रैक्टिस की बात नहीं हो रही है, जजों की प्रैक्टिस की बात हो रही है, मंत्रियों के और एमपी एमएलए की प्रैक्टिस की बात हो रही है। ये एजुकेटेड लोग हैं। हम एक गांव के लेमैन से ये उम्मीद नहीं कर रहे कि वो संविधान विशेषज्ञ बन जाए, लेकिन जो संविधान विशेषज्ञ है वो संविधान मैनिपुलेटर की तरह पेश आ रहा है। दिक्कत मेरी यहां है। अमेरिका में कहीं पर भी अभी लगातार बहस हो रही है, लगातार मसले आ रहे हैं। हमारे यहाँ क्या स्थिति है, अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ में याचिका आ जाए तो वो याचिका सुनवाई के लिए रास्ते पर नहीं आएगी। जम्मू कश्मीर में तबाही मची हुई है, लेकिन 370 पर जजमेंट अभी तक नहीं आया। यही घटना अगर अमेरिका में घटी होती, किसी राज्य को इवॉलिश कर दिया गया होता, तो वहां जजमेंट तत्काल आता। ये गलतफहमी हम निकाल दें दिमाग से, क्योंकि हो ये रहा है कि अरे सवाल यह है कि जनता की सेवा, जनता के लिए क्या लिविंग कंडीशन, जनता की लिविंग कंडीशन, मैंने जैसे आपसे कहा कि संविधान को उठा के देखें, जनता की लिविंग कंडीशन पिछले 75 साल में, ये जो लास्ट 10 ईयर्स है, इसमें सबसे बदतर हुई है। एग्रीड। ये जो पैरामीटर है कि संविधान में ये नीचे रहेगी, अशिक्षा रहेगी, अंधविश्वास रहेंगे, तमाम किस्म के फ्यूडल सेमी फ्यूडल रिलेशंस वैल्यूज रहेंगे, लेकिन लिविंग कंडीशंस तो इंप्रूव करनी चाहिए। सेकंड चीज और लास्ट चीज जो कि जिस पर हमें कायदे से हम लोगों को एग्री करना चाहिए, हम लोगों को सोचना चाहिए, वो ये कि ये जो चोर दरवाजा है ना, राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार काम करते हैं। यार ये विवेक का जो है दायित्व तो राज्यपाल के जिम्मे न डाला जाए। ये बीमारी है। नहीं सर, चिंता ये है कि विवेक क्या है, ये कानून ने भी डिफाइन नहीं किया है। विवेक होता क्या है? नहीं, सर किया भी नहीं जा सकता ना, दिक्कत ये है विवेक। मैंने बिगिनिंग में इसको निकाल दीजिए, विवेक को निकाल दीजिए। फिर हिंदुस्तान के फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है कि यहाँ राज्यपाल का पद खत्म कर दिया जाए। वो ये सवाल भी उठ रहा है डिक्टेटरशिप का। इलेक्टेड गवर्नमेंट को पंक्चर करने का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है वो। दिक्कत ये हो गई है कि सारी पार्टियां इस पर एक मत नहीं है, क्योंकि सब उम्मीद लगाई रहती है कि कभी तो यार हमारी तो सर वही बात तो मैं कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं। समस्या क्या है कि नहीं, हमें यहां से नहीं देखना चाहिए। हम कभी सरकार में आएंगे तो, अरे सरकार में आएंगे तो आप अगर अपराध करेंगे तो जेल जाएंगे, अगर अपराध नहीं करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। लेकिन आप बिल्कुल क्या है कि हम सीधे सारे लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, जेल कोई जाना नहीं चाहता। और इसके लिए रास्ता क्या निकाला है, ये जो विवेक के अनुसार, सरकार भी विवेक के अनुसार काम कर रही है, राज्यपाल भी विवेक। ये जो फ्रेज है, ये बहुत ही जिसे कहें कि डूबियस और ये दुरुपयोग करने वाला फ्रेज है। इसने डेमोक्रेसी की सबसे ज्यादा क्षति की है, सबसे ज्यादा क्षति की है। और जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि मुझे लगती है कि जिस पर हमारी नजर रहनी चाहिए, वो ये कि चाहे वो एक व्यक्ति के अधिकार हो, वहां तो राज्य सरकार के अधिकार दांव पर लगे हुए हैं। वो चाहे जितना ही जाहिल, अनपढ़, कुशिक्षित हो, मुझे तब भी उसके अधिकार के बारे में सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि वो अशिक्षित है, कुसंस्कारग्रस्त है, वो पिछड़ा हुआ है, वो घूसखोर है, मैं उसके लिए नहीं लड़ूंगा। नहीं, अगर राइट्स उसके भी दांव पर लगे हैं तो मैं उसके लिए भी आवाज उठाऊंगा। मेरी चिंता यह है कि अभी राज्य सरकारों के दांव पर अधिकार लगे हुए हैं, लेकिन राज्य सरकारें यूनाइट नहीं है। आखिरी बात कह रहा हूं, इतनी समस्याएं आ रही है ना, ये अंतरराज्यीय परिषद कहां गई भाई? ये अंतरराज्यीय परिषद की मीटिंग बुलाने की मांग क्यों नहीं करती है तमाम राज्य सरकारें कि भाई ये मसले डिस्कस किए जाने चाहिए। इंटर स्टेट काउंसिल जो कि एक ऑफिशियल मैकेनिज्म था इन चीजों को रिजॉल्व करने का, नरेंद्र मोदी ने लगातार राज्य सरकारों को राज्यपाल के जरिए बुलडोज किया है। लेकिन राज्य सरकारें यूनाइटेडली रैली करें, जुलूस निकालें, मेमोरेंडम में राष्ट्रपति के यहाँ बाकायदा प्रदर्शन करें अपने एमएलए को ले जाके कि हम ये चाहते हैं कि इंटर स्टेट जो काउंसिल है उसकी मीटिंग होनी चाहिए और उसमें डिस्कस होना चाहिए। ये कैसे संभव है कि हमारे यहाँ जो मैकेनिज्म है वो उसका तो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम जाके एक पिटीशन दायर कर देते हैं। मेरी ये आपत्ति है कि ये जो पिटीशन कंपनी है पूरी जो कि चल रही है सुप्रीम कोर्ट में,
ये पिटीशन कंपनी को बंद कर देना चाहिए। ये पिटीशन के जरिए डेमोक्रेसी आने वाली नहीं है। अगर ये टाइम भी पूरा हो रहा है, मैं लास्ट, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, इनकी सरकारें अपने खाली एमएलए को लेके, बंगाल, इनकी सरकारें खाली एमएलए को लेके राष्ट्रपति के यहाँ सिर्फ पथ प्रदर्शन करें। कई बार जाते भी हैं सर, आप तय मानिए, ये कई बार जाते भी हैं लोग। मुश्किल क्या हो गई है कि अभी तो आप खाली जयराम जी की बस हो गया। लोकतंत्र जयराम जी से नहीं बचने वाला, और लोकतंत्र आशीर्वादों से भी नहीं बचने वाला, अच्छी भाषा से भी नहीं बचने वाला। लोकतंत्र के लिए कॉन्क्रीट, पहले रियलिटी को डिफाइन करें हम लोग, जो कि हम जाना नहीं चाहते। हम लोग खुश हैं, जैसे हैं लोग वैसे ही रहें। जी नहीं, रहने दीजिए। हम उन्हें हम इसमें विश्वास नहीं करते। लोग जैसे हैं वैसे रहेंगे, हम उन्हें बदलने में विश्वास करते हैं, और लोगों को बदलना चाहिए, और लोग बदलेंगे भी। ये और बता रहा हूं मैं आपको, अगला जो टारगेट है, ऐसा है सबको इस बात का ज्ञान हो चुका है। तो ये जो अभी जो चल रहा है ना, जिसको कि आप देख रहे हैं, जो राज्य विधानसभाओं में जो घट रहा है, इसका जो कल्मिनेशन भविष्य में जब भी होगा, वो बहुत ही दूसरे किस्म का होगा, और एक नए किस्म की डेमोक्रेसी आपके दरवाजे पर, जिस तरह से डिक्टेटरशिप आपके घर में दस्तक दे चुकी है, नए किस्म की डेमोक्रेसी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। हम इसे समझ नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा, क्योंकि ये जो सारी चीजें चल रही हैं, एक पैरेलल दूसरी चीजें भी चल रही हैं, उन्हें भी देखना चाहिए। इलेक्शन हो रहे हैं, और ये अवेयरनेस जो जैसे मेरे जैसे लेमैन के लिए ये चिंता हो सकती है कि भाई राष्ट्रपति के यहाँ दबाव डालो, प्रधानमंत्री में दबाव डालो, प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम दो। क्यों नहीं देंगे? हम मोदी से भी मिलेंगे, हम मोदी को भी मेमोरेंडम देंगे। हमें ये बात करनी चाहिए, लेकिन हम करते नहीं है। डेमोक्रेसी में हर चीज अर्जित करनी पड़ती है, और डेमोक्रेसी भी अर्जित करनी पड़ती है। जी सर, लेकिन सबसे बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि हमारी मानसिकता वही है, वही जो राम रच रखा। तो राम ही तो सब रच रहे हैं, है ना? तो हम राम के भरोसे ही चलें और बाकी बात न करें। लेकिन एक और दोहा मैं जानता हूँ सर, बहुत बचपन में पढ़ा था, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरिया बच जात ते सिल पे पड़त निशान। ट्राई एंड एरर होने ये सारे राज्यपाल सुजान ही है सर। हाँ नहीं, सुजान नहीं है, वो सुजान दूसरे किस्म के हैं, वो सुजान अलग किस्म के आएंगे। समय बदलता रहता है सर, ये बात भी फैक्ट है, समय बदल देता है ना? बहुत हट्टा कट्टा आदमी अचानक जो है टीबी हो जाती है या कैंसर हो जाता है, वो दुबला पतला हो जाता है ना? वही आदमी नहीं दिखाई पड़ता है। ये तो होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जगदीश्वर सर आप आए, और विजय वर्मा साहब आप आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए, श्रोता जुड़े हुए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है हम नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। थैंक यू, शुभ रात्रि। चलिए, थैंक यू।